चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी होता है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं विद न्यू टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ स्टडी करना, उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायो को टेक्निक्स के साथ पढ़ना। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करेंगे। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। बायोटेक्नोलॉजी डील्स करती है उन टेक्निक्स के साथ जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है और एंजाइम्स का फ्रॉम ऑर्गेनिज्म से, ताकि हमें लार्ज अमाउंट में जो है प्रोडक्ट्स मिले जो कि यूज़फुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, हम कर्ड बनाते हैं, हम उसमें थोड़ा सा जो दही होती है उसका, इन मिल्क में थोड़ा सा दही का इनोकुलम ऐड करते हैं, वो जो फिर जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड कर जाता है पूरे में और पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। फिर ब्रेड और वाइन बनाते हैं, विच आर ऑल माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस। ये सब ब्रेड बनाना, वाइन, ये सब माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस हैं। कुड ऑल्सो बी टोट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्म में पढ़ते हैं। However, it is used in a restricted sense today to refer to such those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a large scale। और इन्हीं प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में ऑब्टेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं GMO का, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। और भी बहुत सारी प्रोसेस है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रखी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग अ टेस्ट ट्यूब बेबी। ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम कराते हैं ये भी बायोटेक में आ जाती है। सिंथेसिस अ जीन एंड यूजिंग इट डेवलपिंग अ DNA वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। एक जीन को मतलब कि कोई डिफेक्टेड जीन है उसको रिमूव करके उसकी जगह पे जो सही जीन हमें चाहिए वो इंट्रोड्यूस कराना, ये सब बायोटेक के ही पार्ट होते हैं। इसके बाद है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने बायोटेक की एक डेफिनेशन दी थी कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। क्या दी थी? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analogues for products and services। इट मीन्स ऑर्गेनिजम्स प्लस मॉलिक्यूलर साइंस प्लस टेक्निक्स का यूज़ करके हम बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक में आते हैं दो। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आता है, हमारा DNA एंड RNA आ जाता है, हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे, इसके बाद है टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड दस चेंज द फिनोटाइप। हम क्या करते हैं, जीन्स को होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके फिनोटाइप को चेंज कर देते हैं। इसके बाद है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल मतलब कंटेमिनेशन फ्री, जिसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो। एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स। उसमें क्या होता है, सिर्फ जो हमें डिज़ायर, जो हमें चाहिए उसी माइक्रोब की ग्रोथ होती है। जैसे कि कोई एंटीबॉडी बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं, एंजाइम्स एसेट्रा। इसके बाद आ जाता है लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स की कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फार्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organisms as well as population। Asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variation। asexual में क्या आती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है बट उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे परमिट्स वेरिएशंस आती हैं अलग अलग, सो इसमें म्यूटेशन आ जाती है। इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेंट DNA क्या होता है, हम किसी एक रिकॉम्बिनेंट DNA कोई दूसरे होस्ट से लेके उसको वेक्टर के साथ अटैच करा के उसको हम दूसरे एक होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं जिसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं। उसके बाद जीन क्लोनिंग होता है, मतलब कि उसके अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद वो जीन क्या करेंगे, अपने आप को क्लोन करें, मतलब कि
जीन क्लोनिंग में हमारी एक प्रोसेस आ जाती है जिसको पीसीआर बोलते हैं। पीसीआर होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें हम क्लोनिंग करते हैं। इसके बाद जीन ट्रांसफ़र, उसके बाद क्लोनिंग करने के बाद हम उसको वेक्टर से अटैच करेंगे और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र करने के बाद एक आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जहाँ से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है डीएनए की, जहाँ से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, यानी कि क्लोनिंग स्टार्ट होती है। इसके बाद है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं जो कि सैल्मोनेला टाइफी से लिया गया है। स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने क्लिप्स दिस इन 1972 बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कैसे किया था? एक आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर conferring antibiotic resistance, the cutting of DNA at specific locations। क्या किया था? कट किया था डीएनए को कट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। उसको अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो एक पार्टिकुलर सीक्वेंस पे ही कट करते हैं। इसकी डिस्कवरी सो कॉल्ड, इसको क्या बोल दिया था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर्स। जो द कट पीस ऑफ डीएनए वाज लिंक्ड विद द प्लाज्मिड, उस कट पीस ऑफ डीएनए को लिंक कराया था प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर है। द प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर, वेक्टर की तरह एक्ट करेगा टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। और जो डीएनए का पीस हमने प्लाज्मिड के साथ अटैच किया है वो उसको ट्रांसफर का काम करेगा। प्लाज्मिड एज ए वेक्टर, एज ए व्हीकल काम करता है, जैसे कि वो सिर्फ उसको वहाँ से वहाँ ट्रांसफर का ही काम करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा जो जीएमओ है, उसके स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डीएनए की आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो डिजायरेबल जीन्स हमें चाहिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, उसको होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। उसके वो डीएनए क्या करता है? मेंटेनेंस करता है और फिर ट्रांसफर हो जाता है टू इट्स प्रोजेनी। इसके बाद आते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। टूल्स में आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लाइगेजेस, वेक्टर्स। कौन कौन से हम यूज़ करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो 1963 में 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे रेस्ट्रिक्शन के लिए। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन एशेरिया कोलाई वॉज आइसोलेटेड। एशेरिया कोलाई से लिए गए थे। एक था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक था रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। एक होती है इसके अंदर हमारी रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट वो पर्टिकुलर साइट होती है जिस पे कोई पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है। इसके बारे में सबसे फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस था वो था HindII, जो कि फंक्शन करता था डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड was isolated and characterized 5 years later। HindII कट करता था डीएनए की 6 बेस पेयर की सीक्वेंस को। ये जो 6 बेस पेयर सीक्वेंस है इसी को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अभी टुडे हम मोर देन 900 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो डिस्कवर हो चुके हैं और आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स। इसके बाद जो EcoR1 है उसको हमें मतलब कि उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होती है, जैसे कि ई से डिनोट करते हैं हम जीन को डिनोट करता है हमारा स्पीशीज़ को, आर डिनोट करता है हमारा स्ट्रेन कौन सा है, आई ऑर्डर ऑफ एंजाइम बताता है और लास्ट में 1 क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन है। ये हमारा मतलब कि डिनोटेड करते हैं हम इसको ऐसे। इसके बाद है रोमन नंबर्स ऑफ फॉलोइंग नेम्स इंडिकेट ऑर्डर विच इज़ द एंजाइम्स। रोमन नंबर ऑर्डर को बताते हैं जिससे कि वो आइसोलेट किया गया है दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बीइंग टुगेदर लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसिस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बिलोंग करते हैं लार्ज क्लास, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो मतलब कि जो सीक्वेंस है उसके आउटसाइड पे कट करता है, यहाँ कहीं से वो कट करेगा। इसके बाद एंडोन्यूक्लियस जो कि उसके मिड से कट करता है और स्टिकी एंड्स बना देता है, जैसे कि नीचे दिखा रखे हैं बनते हुए स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड बन रहे हैं और फिर लास्ट में ये जुड़ जा रहा है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं दोनों जुड़ के। इसके बाद एक वर्ड आता है इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? वो सीक्वेंस होती है जो बैकवर्ड से रीड करो या फॉरवर्ड से रीड करो, दोनों साइड से रीड करने पर सेम सीक्वेंस हो, उनको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में मलयालम। इसको हम यहाँ से रीड करेंगे तब भी यही आएगा, यहाँ से करेंगे तब भी यही आएगा। इसके बाद ये दे रखा है, ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है सपोज 5' to 3' और 3' to 5'। हमने क्या किया? एक फॉरेन डीएनए ले लिया
और यहाँ पे एक वेक्टर डीएनए ले लिया। हमने दोनों डीएनए को एक सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, इसको भी सेम उसी एंजाइम से कट किया, इसको भी उसी एंजाइम से कट किया। दोनों को कट करने के बाद इसके ये पार्ट्स आ गए और इसमें से ये कट कर दिया हमने यहाँ से। इसके बाद क्या किया, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसकी मदद ली गई, लाइगेज की। लाइगेज काम करता है दोनों को जोड़ने का। दोनों जुड़ गए तो ये यहाँ पे जुड़ गया, ये पूरा बन गया, ये बन गया रिकॉम्बिनेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे होस्ट में। ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर सेल डिवाइड करेगा और हमारे पास लास्ट में 2 हो जाएंगे, यानी कि क्लोनिंग बन जाएगी। ये होती है हमारी टेक्निक। इसके बाद एक प्रोसेस आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लाइन टू लाइन करेंगे। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम पहले क्या करेंगे, कट करेंगे डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। कट करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएंगे, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए मिल जाएंगे। वो जो फ्रैगमेंट्स है उनको हम सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। इसमें क्या करते हैं हम, डीएनए जो फ्रैगमेंट्स है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे, मतलब कि एक एंड हमारा कैथोड होगा, एक एनोड होगा। कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे तो अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ए मीडियम मैट्रिक्स। तो नाउ अ डेज कॉमनली यूज मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स कौन सा यूज़ करते हैं, एग्रोज मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं, विच नेचुरल पॉलीमर है जिसको हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो डीएनए फ्रेगमेंट से सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, यानी कि मास बेसिस सेपरेशन होती है, डेंसिटी। जो ज़्यादा मास का होगा वो लास्ट में मूव करेगा और जो छोटा होगा वो सबसे जल्दी मूव करेगा। इसके मतलब इसको हम बोलते हैं सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोस जेल। हैंस स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट्स फार्दर मूव्स। द डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज ओनली। फिर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो हमें ऐसे नहीं दिखेंगे, उसको हमें यूवी लाइट के अंडर स्टेन करना होगा। स्टेनिंग से दिखते हैं वो हमें, और हम स्टेन किससे करेंगे, उसको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे और फिर उसको यूवी लाइट के अंडर देखेंगे। तो जब हमने देखा तो हमें कैसे विजिबल लाइट, तो हमें ये रहे ऑरेंज कलर के बैंड्स हमें दिखाई दिए इथिडियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में। तो द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड द जेल पीस, और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उस डिज़ायर्ड डीएनए को, उसको बोलते हैं इल्यूशन। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरीफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इससे जो हमें डीएनए चाहिए, उसको जो डीएनए आ गया उसका फिर हम यूज़ करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, एंड ज्वाइनिंग दैम वेक्टर के साथ उसको ज्वाइन कर देंगे, फिर क्लोनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।